हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। देखिए, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का अब तक सेट नंबर 9 तक कंप्लीट करा है और जिसमें आपको डीडी बेसिस पर 25 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस वहाँ से भी बन जाते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अभी मैंने इकोनॉमिक्स के करीब 300 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए हैं। 2 मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा है 150 क्वेश्चंस का, जो कि नोट्स फॉर्मेट में। अगर आपने नहीं देखा है तो उस 300 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स वाले वीडियोस को ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए फिर ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आता है कि राजा बनाने वाले के नाम से जाने जाते थे। राजा बनाने वाले, या फिर ये क्वेश्चन अक्सर ऐसे पूछा जाता है कि किंग मेकर्स के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो सैयद बंधु थे, किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध थे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। और यहाँ पे जो भी प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद रखिएगा। सैयद बंधु यानी कि अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, ये दोनों भाई थे और इन्हीं को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता था। 1713 से 1720 ईस्वी तक मुगल राजनीतिक में महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई थी। उन्हें आधुनिक भारत के किंग मेकर के उपनाम से जाना जाता था। 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी के बीच सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला तथा मोहम्मद शाह को शासक बनाया था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया। सबसे पहला प्रश्न याद रखना है कि पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1781 में हुआ था। ठीक है, 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ जिसमें हैदर अली को हराया गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता सर आयर कुट, ऑप्शन बी। सर आयर कुट ने हैदर अली को हराया था, तो बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो देखिए, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो सिर्फ और सिर्फ अगर राजधानी पूछे तो वहाँ पे हम लाहौर को टिक करेंगे। अगर धार्मिक राजधानी पूछता है तब जाकर के अमृतसर को टिक करते हैं। यहाँ पे हमारा सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर था तथा धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। जून 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात 1845-46 में महाराजा दिलीप सिंह तथा अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हर्डिंग के सेनाओं के बीच प्रथम एंग्लो सिख युद्ध होता है। सन 1848 से 49 में लॉर्ड डलहौजी के समय में द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध होता है। तो यहाँ से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहला कि उनकी राजधानी कहाँ पर थी, एक तो लाहौर, और उनकी धार्मिक राजधानी अमृतसर। साथ ही साथ एंग्लो सिख युद्ध कब लड़े गए, तो पहला हुआ था आपका हो जाता है 1845-46 और दूसरा होता है 1848-49। पहला जो सिख युद्ध हुआ, एंग्लो सिख युद्ध, वो लॉर्ड हर्डिंग की सेना, मतलब लॉर्ड हर्डिंग के समय में, और दूसरा होता है डलहौजी के समय में। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आप मिस ना कर पाओ। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, तो खड़ग सिंह, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, खड़ग सिंह, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से रैयतवाड़ी जो प्रथा है लागू की गई थी। तो रैयतवाड़ी जो प्रथा है वो लागू की गई थी बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी। डी करेक्ट आंसर हो जाता है, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी। यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई यह व्यवस्था जो है लागू की गई, यह व्यवस्था इजारेदारी व्यवस्था यानी स्थायी भूमि बंदोबस्त या ज़मींदारी प्रथा के बाद लागू की गई थी। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को इसका जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को यहाँ पे कह सकते हैं रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी उसका जन्मदाता माना जाता है। 1792 में कैप्टन रीड के प्रयासों से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। तमिलनाडु के अतिरिक्त यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्सों, पूर्वी बंगाल, असम व दुर्ग के कुछ हिस्सों में लागू की गई थी। नेक्स्ट आता है कि ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष भारतीय राजनीतिक विकास हेतु भारत को औपनिवेशिक दर्जा की घोषणा की। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष भारतीय राजनीतिक विकास हेतु भारत को औपनिवेशिक दर्जा दिया। 1929 में, 1929 ऑप्शन बी हो जाता है। ब्रिटिश सरकार ने 1929 में भारतीय राजनीतिक विकास हेतु भारत को औपनिवेशिक
दर्जा प्रदान करने की घोषणा की। यह घोषणा 31 अक्टूबर 1929 को भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा की गई थी। इस घोषणा का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं को खुश करना था। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? 1857 की जब क्रांति हो रही थी तो मुगल बादशाह कौन थे? सभी को पता होगा, बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय के नाम से इनको जानते हैं। नेक्स्ट आता है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो हैदराबाद का निज़ाम, ठीक है। और सहायक संधि को स्टार्ट किसने किया था? 1798 में स्टार्ट किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में इसको जानते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ कीर्ति यहाँ पे दिया गया। तो देखिए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें कि कौन सा मिलान सुमिलित नहीं है, जो गलत तरीके से मिलान किया गया, उसे देखते हैं। गीता रहस्य जो पुस्तक है, कृति है, वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा, सही है। अरविंद घोष के द्वारा दी आइडियल लिखा गया था, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू ने ऑफ ह्यूमन यूनिटी द यूनिटी ऑफ इंडिया, ये सही है। लेकिन गलत होगा ऑप्शन डी। द स्प्रिंग टाइगर की बात करें, द स्प्रिंग टाइगर ये हु टोयो के द्वारा लिखा गया, ना कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत होगा और ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, हु टॉय, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि एनी बेसेंट ने गीता का अनुवाद अंग्रेजी भाषा के किस शीर्षक से किया था? किस शीर्षक से इन्होंने किया था? तो ऑप्शन डी होगा, द लॉर्ड सॉन्ग, ठीक है, द लॉर्ड सॉन्ग, ऑप्शन डी। लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसकी रचना है? लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया नामक किताब किसकी रचना है? तो ये जो रचना है सर सैयद अहमद खां जी की है, ऑप्शन बी होगा, सर सैयद अहमद खां। तो ये याद रखिए, ऑप्शन बी। निम्न में से किसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है? मुंह बंद करने वाला अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। लॉर्ड लिटन ने इसे लागू किया था और लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसे समाप्त कर दिया। तो ये दोनों याद रखिएगा, लागू लिटन और रद्द रिपन ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में यहाँ पर भी कुछ चीज़ें लिखी गई है, आप इसको चाहो तो आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आर.सी. दत्त, ठीक है, आर.सी. दत्त बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, आर.सी. दत्त। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ध्यान से बताइए। अगर हम यहाँ पे देखें कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है तो एक एक करके चलिए देख लेते हैं। पहला कह रहा है मूक नायक की जो रचना है भीमराव अंबेडकर ने किया, ये सही है। यंग इंडिया महात्मा गांधी की रचना, ये सही है। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, बॉम्बे क्रॉनिकल जो है फिरोज शाह मेहता होगा, यहाँ पे ये पॉइंट गलत है, फिरोज शाह मेहता होना चाहिए, ना कि गोपाल कृष्ण गोखले। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर करेक्ट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सी गलत है, सी पॉइंट जो है वो गलत है, तो सी को टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने 1550 में स्टार्ट किया, तो डी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगठन और संस्थापक के रूप में हमें बताना है कौन सही नहीं है। तो देखिए ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं, शाहजानंद सरस्वती यहाँ पे हो जाएगा, तो ये पॉइंट गलत हो जाता है।
बाकी सब सही है, आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय, फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद, तो ये सब सही है, लेकिन ऑप्शन ए गलत था, तो ए को टिक करेंगे। इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? ये शायद प्रश्न आप पहली बार सुन रहे होंगे कि इनका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से था। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, थेबल ओराव। ठीक है, थेबल ओराव, ऑप्शन ए। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। थेबल ओराव का संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है। उन्हें इस संगठन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में से एक माना जाता है। सनातन आदिवासी महासभा की स्थापना जुलाई 1939 में गैर ईसाई आदिवासियों द्वारा की गई, जो ईसाई आदिवासियों द्वारा उपेक्षित और शोषित महसूस कर रहे थे। थेबल ओराव और पॉल दयाल ने 1931 में किसान सभा का भी आयोजन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो अभी जस्ट हमने ऊपर में देखा था, अखिल भारतीय किसान सभा जो है वो सहजानंद सरस्वती, यहाँ पे करेक्ट होगा, बी को टिक करेंगे। वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई थी, जिसका नाम बाद में बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। यानी पहले अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया, जिसके अध्यक्ष तो बनाया गया स्वामी सहजानंद जी को, लेकिन इसके सचिव बनाए थे NG रंगा। तो ये दोनों चीज़ भी अच्छे से याद रखना है कि सचिव कौन थे और अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो चलिए देखते हैं क्रमवार अगर हम सजाएंगे तो कौन किस तरह से बैठता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा है बॉम्बे एसोसिएशन। तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1852 में। ठीक है, 1852। सेकेंड आता है मद्रास महाजन सभा, ये बहुत बार पूछा जाता है, 1884, इसको याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट है इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन 1876 में इसकी स्थापना की गई थी। कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना की गई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इनके मुख्य सहयोगी आनंद बोस थे। ये दो चीज़ याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। और एक लास्ट आता है इंडियन लीग। तो चौथा अगर हम बात करें इंडियन लीग, तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में की जाती है। अब अगर इनको हम आराम से सजाएं तो सबसे पहले देखेंगे कि 52 आएगा। तो 52 यानी कि एक से स्टार्ट होगा, एक से या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो फिर 75 आएगा, यानी एक के बाद 4 आना चाहिए। एक के बाद 4, ऑप्शन डी हो जाता है। राइट, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय गोल्ड स्टोन की उपाधि दी गई थी। भारतीय गोल्ड स्टोन की उपाधि किसको दी गई थी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को भारतीय गोल्ड स्टोन के नाम से जाना जाता था। इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से लिखा गया, आप इनको चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, 1886, 1893, 1906 में। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 पॉइंट्स दिया गया, तीनों को पढ़िए और बताइए कि सही क्या होगा। सही क्या होगा? तो चलिए पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में, गलत है। कलकत्ता में नहीं, ये हमारा बम्बई में हुआ था, सभी को पता होगा। 1885 में बम्बई में मोमेश चंद्र बनर्जी के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में की गई थी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1886 में कलकत्ता में की गई थी दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। थर्ड पॉइंट आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 ईस्वी में अधिवेशन में किए गए लखनऊ समझौते में संपन्न हुआ। तो ये भी बिल्कुल सही है कि सूरत अधिवेशन में जब वो फूट अलग हो गए थे, मतलब उनके बीच बंटवारा हुआ, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में जाकर के इनका एकजुट होते हैं, समझौता होता है। तो 2 और 3 सही होगा, सी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि 1927 की ब्रुसेल्स कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? किसने किया था? तो ऑप्शन बी होगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, ब्रुसेल्स कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिनिधि किसने किया? तो JL नेहरू ने किया था। इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया, जैसे कि 1927 में ब्रुसेल में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था।
वरेंद्र कुमार घोष की क्रियाकलापों की एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया? तो वरेंद्र कुमार घोष कि अगर गुप्त क्रांतिकारी संगठन की बात करें तो अनुशीलन समिति थी। ठीक है, अनुशीलन समिति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। क्यों? क्योंकि रॉलेट एक्ट 1919 लाने का प्रयोजन राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोक लगाना इसलिए था कि रॉलेट एक्ट को सबसे पहले तो काला कानून की संज्ञा दी जाती थी। इसके विरोध में बम्बई में सत्याग्रह सभा का गठन भी किया गया था और सत्याग्रह नामक गैर कानूनी पत्र का प्रकाशन भी किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी को भी संदेह होने पर भी इसमें गिरफ्तार कर लिया जाता था, तो इस वजह से इसके विरोध भी किए गए थे। तो यहाँ पे हमारा फिलहाल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ तक सेट हमारा 10 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने सभी वीडियोस को देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा। और जैसे कि मैंने आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, इकोनॉमिक्स अगर आपको अच्छे से करना है तो आप जाकर के मेरा वो टोटल 10 वीडियो देखिए और साथ में दोनों मास्टर वीडियो 150 क्वेश्चंस का आया है, आप उसको भी देख करके रिवीजन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।